हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी का 6 to 10 का मैं आठवां चैप्टर आठवां क्लास 8 का मैं चैप्टर 1 कराने जा रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और मैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करा के उसके बाद से डिस्कशन भी कराऊंगा। तो मेरे अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जो है अनिवार्य इसमें नहीं है हमारा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा निम्न तापमान जो हो जाएगा वो हमारा मक्का उगाने के लिए लो टेम्परेचर जो है वो हमारा इसमें परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। बाकी सब है उच्च तापमान, आर्द्रता, वर्षा। तो आंसर हमारा सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? हमारा अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? तो दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि तन्ना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तन्ना आंसर हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है हमारा ट्रू नहीं है, निगेटिव जाना है, निगेटिव के साथ जाना है। तो थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। ये गलत होगा। यह मृदा की जल धारिता क्षमता को बढ़ा देती है, ये सही होगा। यह मृदा को नमी प्रदान करती है, भी सही है। इससे मृदा की बनावट बेहतर होती है, भी सही है। लेकिन हमारा बी जो है वो गलत है, जो कि सही नहीं होगा जैव खाद के संदर्भ में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फोर का आंसर हमारा हो जाएगा निष्पादन हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा विनोइंग। आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और पढ़कर इसका आंसर देना है। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पौधे अधिकांश पोषक तत्वों को घोलित रूप में अवशोषित कर सकते हैं। सिंचाई करने से फसलें पाला और गर्म वायु धाराओं दोनों से बची रहती है। उसके बाद से हमारा सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा होगा एक और दो हो जाएगा, जो कि सही होगा। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये हमारा सही होगा। उसके बाद से हमारा दो भी सही होगा, क्योंकि पौधे अधिकांश पोषक तत्वों को घुलित रूप में अवशोषित कर सकते हैं। तो ये एक और दो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1 और 2 ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग करता है? तो 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा फावड़ा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें हमारा निगेटिव के साथ जाना है। उर्वरकों के संबंध में कौन सी बात हमारा सही नहीं है? तो ए, उपज बढ़ा देते हैं। इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। और यह हमारा आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, या ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, ये हमारा गलत है, जो कि निगेटिव के साथ जाना है। बाकी सही है, ये उपज बढ़ा देते हैं, ये सही है। उसके बाद ये अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी सही है। आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग की जाते हैं, ये भी सही है। तो ये हमारा केवल गलत है, ऑप्शन डी होगा। बाकी
अगला प्रश्न है फसल पर खर पतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। वे फसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि एक तो होगा ही हमारा। वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। वे फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके बाद से वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा। बाकी 1, 3, 4 जैसे में एक सही होगा हमारा, एक सही होगा, 3 होगा और 4 होगा, जो कि ये हमारे तीनों जो हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो कि एक सही। वे फसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, वे फसल के साथ साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सब तीनों हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। जुताई और हल चलाना, ये हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई और हल चलाना, जो कि सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। जून से लेकर और सितंबर तक जो है, यह हमारा जो है जून से लेकर सितंबर तक जो है मानसून चलती है। जून के फर्स्ट वीक में हमारा मानसून चालू होती है और सितंबर के लास्ट वीक तक ये हमारा खत्म होती है। अगला है प्रश्न हमारा, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाला जाता है। तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि बोलते हैं ड्रिप प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिप प्रणाली। आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन कर लेते हैं। वन जो था हमारा मक्का जो है हमारे खरीफ फसल में आता है, परंपरागत रूप से मानसून के मौसम में उगाया जाता है। उसके बाद से उसमें उच्च तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उसके बाद से वर्षा होती है। मक्का को बलुई तथा दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसके चावल और गेहूं के बाद मक्का जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से कर्नाटक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उसके बाद से बिहार है। तो हमारा सबसे आंध्र प्रदेश जो है हमारे भारत में सबसे 1 नंबर पे है स्टेट में। ये खरीफ फसल बरसात के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। चावल मक्का दालें जैसे उड़द, मूंग, बाजरा आमतौर पे खरीफ फसल में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इनके मुख्य उदाहरण है ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये सब जो है खरीफ फसल में आते हैं। अगला है हमारा रबी की फसल शीत ऋतु। रबी की फसल अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक उगाई जाती है। जैसे में गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, उसके बाद से अलसी हो गया। उदाहरण में क्या हो गया, गेहूं, चना, मटर, सरसों और उसके बाद से अलसी। तो ये सब जो जितने भी हैं ये सब हमारे रबी फसल हैं। चलते हैं, अगला है अदरक में प्रकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है या रूपांतरित तना होता है जो क्षैतिज अवस्था में पृथ्वी के नीचे वृद्धि करता है। उसके बाद से अदरक की अग्रस्त कलिकाएं ऊपर की ओर पुष्पीय ये पर्व बनाने के लिए वृद्धि करती है और पार्श्व कलिकाएं नया पादप बनाने के लिए वृद्धि करती है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अगला है अदरक में कायिक प्रजनन प्रकंद राइजोम द्वारा होता है। अगला है अदरक में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और क्रोमियम पाए जाते हैं। अगला है अदरक में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए इसका नियमित सेवन करने से यह गले के संक्रमण से बचाता है।
अदरक जो है यह शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है, इसलिए अदरक को हम बैक्टीरिया के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अगला है हमारा जैव खाद, जैविक खाद। जैव खाद और जैविक खाद क्या है? तो वे सूक्ष्म जीव जो मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाकर उसे उर्वरक बनाते हैं। इसमें से सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में नहीं होते। उसके बाद से है हमारा उदाहरण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मृदा जीवाणु, एजोटो बैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना। जैसे उर्वरक और खाद, तो उर्वरक एक हमारा जो है अकार्बनिक लवण है। उसके बाद से खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मवेशियों के गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। खेत में खाद तैयार की जा सकती है। कारखानों में उर्वरक तैयार किया जाता है। उर्वरक मिट्टी को कोई आर्द्रता प्रदान नहीं करता। खाद जो है मिट्टी को भरपूर मात्रा में आर्द्रता प्रदान करता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 का, निष्पादन का उपयोग थ्रेसिंग की प्रक्रिया के बाद अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। निष्पादन वह विधि है जिसमें मिश्रण के भारी घटकों को हवा की सहायता से हल्के पदार्थों से अलग किया जाता है। गुणवत्ता वाले अनाज जो भारी होते हैं लंबवत रूप से गिरते हैं, जबकि भारहीन भूसा और पुआल हवा से उड़ जाते हैं। अगला है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और ऊष्मा है। बीजों के अंकुरण के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से तापमान की आवश्यकता होती है। अगला है मिट्टी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है कि मिट्टी सिर्फ पौधे के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में काम करती है या कार्य करती है। बीज के अंकुरण के लिए उर्वरकों और पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। तो बीज के अंकुरण के लिए उर्वरकों और पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा चैप्टर है जो कि है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोय, सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? तो जीवाणु है, विषाणु है, अमीबा है, फफूंदी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विषाणु हो जाएगा, जो कि वायरस हो जाएगा। आंसर बी होगा हमारा, जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट होगा। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है तो इन्फ्लुएंजा होता है, जो कि विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टाइफाइड, पेचिस, हैजा ये सब विषाणु कारण नहीं होता है। बी हमारा इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो 3 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। प्रतिजैविक औषधियाँ हो जाएगी। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो प्रतिजैविक औषधियाँ, जो कि आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाइकिनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। शैवाल और फफूंद हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा। तो लाइकिनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? तो शैवाल और फफूंद हो जाएगा, जो कि एल्गी एंड फंगस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न जो गैस होती है वो हमारा क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि CO2 होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह रोग जो प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि मलेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहेली ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। उसने खेतों से कुछ बच्चे कुचे अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर एक गड्ढे में डाल दिया और उसने उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर ही बी गड्ढे में डाल दिया।
बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा? तो 1 महीने के बाद उसने क्या देखा फ्रेंड्स? तो 1 महीने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए हैं। किस गड्ढे में? तो ए गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में जो है अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा जो है हमारा उसमें उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर बी गड्ढे में डाल दिया। तो बिना पॉलीथीन की गड्ढा में डाला गया, उसमें तीव्र वृद्धि हुआ, जिसमें पॉलीथीन था उसमें वृद्धि नहीं हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न, अगला अब डिस्कशन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। डिस्कशन है हमारा, जैसे में विषाणु केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है, जो कि हमारा होगा परपोषी पोषण। वह पोषण है जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण न कर इसे दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और अगला है विषाणु से होने वाली बीमारी, जिसमें चेचक होते हैं, पोलियो होते हैं, गलसुबा, रेबीज, हेपेटाइटिस, उसके बाद से हमारे पोलियो, खसरा, एड्स, ये सब वायरस से होने वाले हैं विषाणु हैं। विषाणु से जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं हैजा है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, निमोनिया है, उसके बाद से टाइफाइड है। तो ये सब जितने हैं जीवाणु से होने वाली बीमारी हैं, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, याद रखिएगा इसको। कवक से होने वाली बीमारी जो है ये हमारे गंजापन, एथलीट, फूट, खाज, दाद, एडिशी। तो ये सब गंजापन, एथलीट, फूट, खाज और दाद जो है ये कवक से होने वाले हैं। और हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 यह स्वाइन फ्लू उसको हम लोग बोल सकते हैं, विषाणु के कारण फैलता है। इससे पीड़ित व्यक्ति में वैसे ही लक्षण होते हैं जैसे कि एक सामान्य जुकाम से पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। उसके बाद से विषाणु मुख्य रूप से नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को माना जाता है। लुई पाश्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आम उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मारता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। तो प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। उसके बाद से वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। अगला है पहले प्राकृतिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पहले प्राकृतिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज 1928 में किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला है हमारा सहजीवी एक अच्छा उदाहरण लाइकिन है। सहजीवी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो लाइकिन है जिसमें शैवालों तथा कवक फफूंद के बीच पारस्परिक सहजीवन, लाइकेन नीलहरित शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। चलते हैं अगला है हमारा कुछ लाइकेन कवक जो है कुछ लाइकेन कवक शैवाल के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया के सहजीवी संबंध हैं। शैवाल भोजन का स्रोत है क्योंकि यह भोजन को संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए पानी तथा खनिजों को अवशोषित करता है। शैवाल भोजन का स्रोत है। किसका शैवाल है? शैवाल जो है भोजन का स्रोत है क्योंकि यह भोजन को संश्लेषित करता है और यह कवक शैवाल के लिए पानी तथा खनिजों को अवशोषित करता है। 5 जो है हमारा डबल रोटी बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। डबल रोटी मीन्स हमारा ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक रंगहीन है तथा गंधहीन गैस है जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है खाद्य उद्योग, तेल उद्योग और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है खाद्य उद्योग, तेल उद्योग और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों जैसे शीतल पेय, सोडा वाटर, बियर और स्पार्कलिंग वाइन जैसे अन्य पदार्थों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा छठा है, मलेरिया मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है और यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। याद रखिएगा, जो है हमारा मलेरिया तभी होता है जब मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर जो है काटता है, और यह जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। जो इसमें प्रोटोजोआ होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया रोग से लीवर, किडनी और फेफड़ा प्रभावित होता है। मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन परिवार की क्लोरोक्विन दवा सबसे प्रभावी मानी जाती है। अगला है, मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। अगला है कि एक गड्ढे ए की तुलना में गड्ढा बी में अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित होंगे, क्योंकि गड्ढा ए में पॉलीथीन में अपशिष्ट पदार्थ डाला गया है जो बहुत लंबे समय के बाद अपघटित होगा, लेकिन गड्ढा बी में सीधे ही अपशिष्ट पदार्थ को डाला दिया गया है जो बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा जो है हमारा कौन सा है? तो कपास, नायलॉन, ऊन या जूट हमारा क्या है इसमें से? तो फर्स्ट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो हमारा क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन एक स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेयॉन जो है एक स्रोत है? तो ऊन, पेट, काष्ठ, लुगदी या रेशम। तो हमारा दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। काष्ठ लुगदी हो जाएगा, जो कि हमारा एक रेयॉन है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीकट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि पॉलिस्टर और कपास हो जाएगा। पॉलीकट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं, तो पॉलिस्टर और कपास मिश्रित किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का चयन जो है वह हमारा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का चयन जो है हमारा कौन सा इसमें है हमारा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेला माइन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मेला माइन हो जाएगा। थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का चयन जो है हमारा मेला माइन हो जाएगा। उसके बाद से है, रेशम के समान दिखने वाले पदार्थ जो हैं हमारे, रेशम के समान दिखने वाले पदार्थ जो हैं कौन होते हैं? नायलॉन होते हैं, रेयॉन होते हैं, पॉलिस्टर की टेरिलीन होते हैं। तो 5 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। बी हमारा रेयॉन हो जाएगा। तो रेशम के समान दिखने वाले पदार्थ जो है वो हमारे कौन से हो जाएंगे? तो रेयॉन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने वाले सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसमें से पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन या बेकेलाइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 6 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। बेकेलाइट आंसर हो जाएगा हमारा। खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने के सबसे उपयुक्त पदार्थ हैं बेकेलाइट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण जो है हमारा नहीं है? तो अक्रियाशील या भार में हल्का, अधिक चलने वाला या विद्युत का अच्छा चालक। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि सही होगा। डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? तो विद्युत का चालक जो है, गुड कंडक्टर, ये नहीं है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। इसमें है हमारा कॉलम ए कॉलम बी को इसको मैच करना है। नायलॉन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? तो नायलॉन हमारा रेशा हो गया, जो कि हमारा 3 हो गया। उसके बाद से हमारा पीवीसी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा?
तो पीवीसी का हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा, जो कि हमारा थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और बेकेलाइट हमारा जो हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, जो कि हमारा 2 हो जाएगा। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 हो जाएगा, जो कि सही होगा। नायलॉन हमारा नायलॉन हो जाएगा रेसे, पीवीसी होगा हमारा थर्मोप्लास्टिक, और हमारा बेकेलाइट जो होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि हमारा पीवीसी हो जाएगा। पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, ये हमारा तीनों हो जाएगा। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो पीवीसी और पॉलीथीन, बेकेलाइट, ये तीनों हमारा पीवीसी का संश्लेषित पदार्थों का समूह है, जो कि इसको हम लोग सिंथेटिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आते हैं। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो पीवीसी, एक्रिलिक, टेफ्लॉन या पीट क्या बोलते हैं। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी हो जाएगा, पीट बोलते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं डिस्कशन पे। नायलॉन जो है हमारा क्या है, एक संश्लेषित रेशा है, और नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है, चमकीला और साफ करने में भी आसानी होता है। लचीला होने के कारण जो है यह अत्यधिक जो है यह टिकाऊ होता है। यह तेल, ग्रीस, पतंगों, कवकों और कई अन्य कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। उसके बाद से इसे कोयले, जल और वायु से बनाया जाता है। यह पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। इसके कई गुणों के कारण इसका उपयोग है जो धागा, रील, धागा, रस्सी, सीट बेल्ट, साड़ी, ट्रैक सूट, रेनकोट इत्यादि में किया जाता है। तो इसका ये हो गया। अगला हो गया, रेयॉन का स्रोत जो है वो क्या है। तो काष्ठ लुगदी है रेयॉन का स्रोत। रेयॉन का स्रोत जो है हमारा क्या है, काष्ठ लुगदी है। रेयॉन जो है, रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है जिसे सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। तो रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है जिसे सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है। रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज जो है वो लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलीकट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण। तो पॉलीकट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण जो है वो हमारा पॉलिएस्टर पॉलीमर की एक श्रेणी है जिसमें एस्टर कार्यात्मक समूह को उसकी मुख्य श्रृंखला में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद से कपास एक मुलायम नरम रेशा है, ये हो जाएगा। कपास जो है क्या है, तो मुलायम एक नरम रेशा है। अलग जो है हमारा क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट, मेलामाइन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके बाद से बेकेलाइट, मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट, मेलामाइन। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन, पीवीसी जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ गैसीय अवस्था में लाने पर पिघल सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो है पदार्थ गैसीय अवस्था में लाने पर पिघल सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो है पदार्थ गैसीय अवस्था में लाने पर पिघल सकता है। अगला जो है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक पॉलीमर हैं जो कि गर्म होने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाते हैं। इनके पास उच्च गलनांक और तन्य शक्ति है। इनके पास उच्च गलनांक और तन्य शक्ति है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, अर्थात आसानी से मोड़ा जा सकता है। अर्थात आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है। रेयॉन रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। इस कारक के कारण इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो रेयॉन रेशम को हम लोग कृत्रिम रेशम भी कहते हैं।
नायलॉन जो है यह मानव निर्मित प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है और हमारा यह एक पॉलीएमाइड से बना एक बहुलक है जो है नायलॉन है। पॉलिस्टर जो है यह एक संश्लेषित रेशा है जो कि उदाहरण टेरिलीन, पेट इसको हम लोग बोलते हैं। तो पॉलिस्टर जो है क्या है, एक संश्लेषित रेशा है जो कि उदाहरण में टेरिलीन और इसको हम लोग पेट बोलते हैं, जो कि यह जो है हमारे किचन में जितने भी हम सामान रखते हैं बॉटल में वो हमारा पेट इसको हम लोग बोलते हैं। अगला है हमारा बेकेलाइट, एक प्रारंभिक प्लास्टिक है। बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है। बेकेलाइट जो है एक फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है और इसके उत्कृष्ट रोधन गुणों के कारण इसका उपयोग जो है स्विच, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल आदि में किया जाता है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद से हमारा प्लास्टिक गैर प्रतिक्रियाशील, वजन में हल्के और टिकाऊ होते हैं लेकिन वे बिजली का संचालन नहीं करते। अधातु में विद्युत की सुचालक नहीं होती। विद्युत का सुचालक हीरा, ग्रेफाइट और सल्फर फ्लोरीन है। तो विद्युत का सुचालक जो है कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर फ्लोरीन। हीरा का सुचालक कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर फ्लोरीन। याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद से 8 जो है हमारा नायलॉन जो है रेसी हो जाएगा। पीवीसी जो हो जाएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। बेकेलाइट जो हो जाएगा हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। तो हमारा ये तीनों हो जाएगा। नायलॉन जो हो जाएगा हमारा रेसी हो जाएगा, पीवीसी हमारा थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, बेकेलाइट जो हो जाएगा हमारा थर्मोसेटिंग हो जाएगा। अगला है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है हमारा, बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है। बेकेलाइट क्या है हमारा, बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है। नायलॉन जो है हमारा, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक लचीला होने के कारण यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। नायलॉन जो है हमारा लचीला होने के कारण यह हमारा अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो नायलॉन जो है हमारा लचीला होने के कारण यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। यह तेल, कवक, ग्रीस, कई अन्य कीटों के प्रति प्रतिरोध करता है। तो यह तेल, कवक, ग्रीस, कई अन्य कीटों के प्रति प्रतिरोध करता है। अगला है हमारा सामग्री गर्म होने पर प्रकृति में बहुत कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाती हैं। सामग्री गर्म होने पर प्रकृति में बहुत कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाती हैं। पीवीसी जो है हमारा, पीवीसी जो है दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पॉलीमर में से एक है। पीवीसी जो है हमारा दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पॉलीमर में से एक है। वे पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे संश्लेषित रेशा पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो संश्लेषित पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संश्लेषित पदार्थ कहते हैं। संश्लेषित पदार्थ जो होता है पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, ये सब तीनों होता है। संश्लेषित पदार्थ पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों जो है मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों, इसको हम लोग संश्लेषित पदार्थ भी बोलते हैं। अगला है पॉलीथीन। पॉलीथीन यह एक टिकाऊ और सबसे अधिक उत्पादित प्लास्टिक में से एक है। जमे हुए खाद्य बैग, बोतलें, अनाज, लाइनर, दही, कंटेनर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा 10। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आते हैं वे हमारे पेट हैं। क्या है, पेट है। पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम आते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेट बोलते हैं। पेट का अर्थ होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। पॉलीएथिलीन और टेरेफ्थलेट होता है। इसका उपयोग किचन कंटेनर बनाने में किया जाता है क्योंकि पेट जो है हमारा बहुत ही हल्का होता है, टिकाऊ भी होता है और मजबूत प्लास्टिक होता है। क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम 3 चैप्टर फिर कराएंगे। वैसे ही हम हमारे 2 दिन में 4 दिन में हमारा 8 चैप्टर हमारा क्लास 8 का जो है, क्लास 8 का हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो मेरे अच्छे लगे, और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।